नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का है और उसमें हम देख रहे थे, जो ध्यान के बारे में देख रहे थे ना, अटेंशन के बारे में। तो यहाँ पर हम जो अटेंशन के जो भी मॉडल्स है उसकी बात कर रहे थे। हमने 3 मॉडल तो देख लिए हैं, ये हमारा 2 मॉडल्स देख लिए हैं और ये हमारा तीसरा मॉडल है। तो आज हम देखने वाले हैं नाइजर मॉडल के बारे में। तो नाइजर ने जो मॉडल दिया हुआ था, तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। बात करते हैं दोस्तों, नाइजर ने जो मॉडल दिया है उसकी बात करते हैं कि उसने इस मॉडल में क्या बताया है अटेंशन के बारे में। ओके, तो नाइजर ने 1976 में एक जो हमने 2 मॉडल देखा है, ये तीसरा मॉडल है। तो तीसरे मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? नाइजर ने किया। और कब किया? तो 1976 में किया। ओके, जिसे हम नाइजर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के समय देखिए सिलेबस चेंज हो चुका है। इसके कारण, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो किस टाइप के बनेंगे, अभिकथन दिया गया होगा और उसके नीचे आपको तर्क दिया गया होगा और उनमें से आपको बताना होगा क्या ये अभिकथन है, वो तर्क है, वो अभिकथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस टाइप से आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो ये जो थियरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। तो आप इसे बड़ा अच्छे से समझिए और इसका जो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो वहाँ पर आपको उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में आंसर लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए देखते हैं। नाइजर की बात करते हैं। 1976 में उसने इस मॉडल का प्रतिपादन किया था, जिसे हम नाइजर मॉडल के नाम से ही जानते हैं। ओके, नॉर्मन और बोब्रो के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को नाइजर ने क्या किया, बिल्कुल भी उसका असहमति बताई। ओके, यानी कि नाइजर जो था उसने वो नॉर्मन और बोब्रो के जो सिद्धांत था उससे वो क्या हो गया, असहमत हो गया। यानी कि उसने अपनी असहमति वहाँ पर दर्शाई है। उनके अनुसार, यानी कि नाइजर के अनुसार, व्यक्ति में जो सूचनाओं का संसाधित करने की एक सीमित क्षमता होती है। देखिए, नाइजर का कहना था कि व्यक्ति जो भी सूचनाओं को ग्रहण करता है तो उस सूचनाओं को ग्रहण करने की जो भी क्षमता होती है वो कैसी होती है, सीमित होती है। ओके, फिर उन्होंने ये भी साथ साथ में बताया है कि किसी भी व्यक्ति के पास भौतिक एवं गणितीय ढंग से स्थापित ऐसी कोई भी सीमा नहीं होती। यानी कि भौतिक और गणितीय जो भी ढंग से जो भी स्थापित सीमाएं होती है, वैसी कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं होती है जो यह ज्ञात कर सके कि वह एक ही समय में कितनी सूचनाओं पर ध्यान देने में सक्षम हो सकता है। यानी कि व्यक्ति के पास ऐसी कोई भी क्षमता नहीं हो सकती कि वो ये ज्ञात कर सके कि वो एक ही समय में कितनी सूचनाओं को वो ग्रहण करेगा। ओके, ये बात नाइजर ने बताई, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता होता कि हम एक टाइम पे कितनी क्षमताओं पर ध्यान दे पाते। ओके, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, तो हम ये तय नहीं कर सकते कि हम एक ही टाइम पर इतने ही उद्दीपक पर ध्यान दे पाएंगे। उससे ज़्यादा भी उद्दीपक पर ध्यान दे पाते हैं या फिर उससे कम उद्दीपक पर भी हम ध्यान दे पाते हैं। ओके, अब देखते हैं कि नाइजर ने अपने सिद्धांत में क्या बताया, उसके बारे में हम बातें कर देते हैं। तो नाइजर ने दोस्तों अपने सिद्धांत में इस बात पर बल दिया है कि जो भी सूचनाएं होती है वो सीमित मात्रा पर ही व्यक्ति एक समय में ध्यान दे पाता है। यानी कि हम जो भी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं की जो मात्रा होती है वो सीमित होती है। ओके, और वो सीमित मात्रा पर ही व्यक्ति एक टाइम पर क्या करता है, ध्यान दे पाता है। यानी कि हम मान लीजिए एक टाइम पर हमारे सामने जो भी उद्दीपक रहते हैं जिन पर हमारा ध्यान जाता है, वो जितने भी उद्दीपक, मान लीजिए 4-5 जितने भी उद्दीपक, मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे उद्दीपक है और उनमें से आपको इतने ही उद्दीपक पर अगर आपका ध्यान जाता है तो ये मात्रा क्या हो गई, सीमित हो जाती है। ओके, यानी कि हम ये नहीं बता पाते कि एक समय में ये इतनी मात्रा
पर हम ध्यान दे पाएंगे। उसके गणितीय रूप से हम इसे नहीं बता पाते कि व्यक्ति एक ही समय में 7 उद्दीपकों पर या ध्यान दे पाएगा या 10 उद्दीपकों पर ध्यान दे पाएगा। ओके, जितनी भी उसके सामने जो भी उद्दीपक आते हैं वो उसकी क्या होती है, सीमा सीमित हो जाती है, उस टाइम के लिए वो सीमित हो जाती है। ओके, हर बार नहीं होती, हर बार अलग अलग उसकी सीमा जो होती है वो हर बार अलग अलग होती है। ओके, यदि बहुत सारी सूचनाएं व्यक्ति को एक साथ दी जाती है तो उसमें से कुछ ही सूचना पर क्या होता है, व्यक्ति ध्यान दे पाता है। हमारे सामने बहुत सारे, मान लीजिए आपके सामने 20 जितने उद्दीपक रहे हैं, उनमें से आप 5 उद्दीपक पर ध्यान दे पाते हो, सभी के सभी उद्दीपक पर आप ध्यान नहीं दे पाते हो। ओके, यानी कि आपके सामने जो भी सूचनाएं होंगी उनमें से आप कुछ ही सूचनाओं पर क्या करेंगे, ध्यान दे पाएंगे। और इस तरह के सिद्धांत से प्रोत्साहित होकर जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया, तंत्रिका तंत्र में व्याप्त जो फिल्टरिंग प्रक्रम होता है उसकी खोज के लिए उन्होंने शोध प्रारंभ कर दी। यही बात से लेकर जो नाइजर ने बात बताई ना कि हमारे सामने जितनी भी उद्दीपक होते हैं उनमें से कुछ ही पर हम ध्यान दे पाते हैं, इस बात को लेकर उन्होंने, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी एक शोध कार्य किया। और वहाँ पर उनके शोधों से उन्हें पता चला, यानी कि स्पष्ट हुआ कि मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये बात मैंने आपको जब न्यूरॉन्स वाला यूनिट पढ़ाया है तब मैंने बताया कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि उसे अगर बताया जाए तो लगभग लगभग 12 अरबों से भी ज़्यादा होते हैं। ओके, तो देखिए हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, है ना। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनकी क्षमता कैसी होती है, असीमित होती है, यानी कि इनकी क्षमता सीमित नहीं होती, असीमित होती है। ओके, जो भी न्यूरॉन्स कार्य कर रहे हैं उन न्यूरॉन्स की एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए होते हैं तो उनके कार्य करने की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है, असीमित होती है। ओके, और इसी कारण क्या होता है कि हमारी जो दीर्घकालीन स्मृति होती है, यानी कि जिसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो आकार होता है और कुछ सेकंड पहले की जो भी घटनाएं होती है, जो सूचनाएं होती है, उन्हें याद रखने की क्षमता भी क्या हो जाती है, हमारी असीमित हो जाती है। वहाँ पर भी हम सीमित नहीं, मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा उद्दीपक बहुत ही प्रभावशाली मिल गया तो आपने उसे एक ही बार में, आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है ना। कोई ऐसी घटना मान लीजिए आपके सामने बनती है कि जिसके वजह से क्या होता है कि वो घटना एक ही बार आपके साथ बनी हुई होती है, लेकिन फिर भी आपको पूरी ज़िंदगी वो घटना याद रहती है। ओके, तो वो क्या हो गई, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती है। ओके, तो कुछ ऐसी भी होती है जिसे हम भूल भूल जाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए किसी ने नंबर दिया तो आपको 2 सेकंड के लिए वो नंबर याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो दीर्घकालीन स्मृति का जो आकार होता है ना, तो वो आकार या फिर आपके दिमाग में जो भी सूचनाएं आती है, जो घटनाएं आती है, उसका जो उसकी जो क्षमता होती है याद रखने की, वो कैसी होती है, असीमित होती है। ओके, ये बात किसने बताई, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो थे जिन्होंने शोध कार्य प्रारंभ किया था, उनके रिपोर्ट में ये सारी बातें जानने को मिली। और इसी तरह से किसी एक समय में व्यक्ति सूचना की कितनी मात्रा पर ध्यान दे पाएगा, यह सीमित नहीं होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ये नहीं बता सकते कि व्यक्ति एक ही टाइम पर इतने उद्दीपकों पर ध्यान दे पाएगा, यानी कि गणितीय ढंग से हम उसे नहीं बता पाएंगे। ओके, कि चले माने कि व्यक्ति एक ही टाइम पर 7 अक्षरों पर ध्यान दे पाएगा, 9 अक्षरों पर ध्यान दे पाएगा, ये बात हम नहीं बता पाएंगे। ये किसका मत है, ये नाइजर का मत है। ओके, और नाइजर के इसी मत पर जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे कुछ, उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने भी यही वहाँ पर उन्हें रिजल्ट मिला। ओके, तो ये बात हो गई आपकी नाइजर के मॉडल की। अब आगे बात करते हैं कि नाइजर के मॉडल में
तो नाइजर ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में यदि एक ही साथ आप व्यक्ति मान लीजिए कि एक साथ कई काम कर लेते हैं, तो शुरुआत में क्या होता है कि उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो कैसा होगा, वो परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होगा। क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। लेकिन धीरे 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 उसका जैसे ही अभ्यास करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, वो परफॉर्मेंस जो कम हो रहा था वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, यानी कि मैंने आपको पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? कि मैं एक टाइम पर 2 काम कर पाती हूँ। ओके, तो उसका रीज़न क्या है? शुरुआत में देखिए, मैंने जब शुरुआत में ऐसा कोई कार्य किया, मान लीजिए कि मैं कोई वीडियो बना रही हूँ या फिर वीडियो बना रही हूँ और एक साइड पर क्या होता है, खाना पक रहा होता है। ओके, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, स्कूल को जाना होता है 10:30 बजे, तो पहले खाना पकाना होता है। तो मैं क्या करती, आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड कराना होता है, तो दोनों काम मुझे एक साथ करने पड़ते। तो एक साइड पर क्या होता है कि खाना पकता है एक साइड पर, और दूसरी साइड पर क्या होता है दोस्तों, कि दूसरी साइड पर मैं अपना वीडियो बनाती होती हूँ। ओके, यानी कि एक ही साथ यहाँ पर बैठकर, या मान लीजिए ये हमारे चूल्हा है और चूल्हे के आगे ही बैठकर मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो भी काम ऐसा है कि जहाँ पर मुझे वहाँ पर मान लीजिए रोटी रोटी बनानी होगी, तो वो काम एक साथ दोनों नहीं हो पाएगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर सब्जी चढ़ पक रही है, तो उसी टाइम में अगर वीडियो बनाती हूँ, और ये शुरुआत में क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस होता था वो थोड़ा सा कम होता था, यानी कि मुझे बार बार वहाँ पर सब्जी देखनी पड़ती थी और फिर वीडियो पर भी ध्यान देना पड़ता था, थोड़ा सा मुश्किल लगता था। लेकिन जैसे 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 से मुझे अभ्यास होता गया, जैसे जैसे मैं ट्राई करती रही, वैसे वैसे क्या हो गया, अब मुझे वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैं इजीली वहाँ पर एक साइड काम काम होता है, एक साइड में वीडियो बनाती हूँ, दोनों काम एक साथ कर पाती हूँ। ओके, तो ये मत था नाइजर का। नाइजर के अनुसार जब हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, तो पहले शुरुआत में क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो कम होगा। लेकिन जैसे 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 आप वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, यानी कि अभ्यास आपका स्टार्ट होता रहेगा, वैसे 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 धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप वहाँ से उसे उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे, और उसकी के आधार पर क्या होता है कि फिर जाकर आप एक साथ कई काम कर पाओगे, और उसका परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी लोगों का घर है, ओके, यानी कि बस्ती में रहते हैं, तो बस्ती के आसपास मान लीजिए यहाँ पर कूड़ा कचरा वगैरह पड़ा होता है, और यहाँ पर ये जो झुपड़पट्टी वाले रहते हैं ना बस्ती में, तो यहाँ पर मान लीजिए सभी लोग बस्ती में रहते हैं, यहाँ पर कूड़ा कचरा है, तो यहाँ पर देखिए कोई नया पर्सन यहाँ पर रहने आता है, उसके पास पैसे कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कहाँ पर रहेगा, बस्ती में सस्ते वाले में रहेगा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर ये पर्सन जो है वो रहने आता है, तो शुरुआत में ये कूड़े कचरे की जो बदबू होती है, तो उससे उसे वो सहन नहीं हो पाती है ना। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पर वो रहने लगता है, तो वहाँ पर वो उस वातावरण से क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। फिर धीरे 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 क्या होता है कि अब उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका वहाँ पर क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट वो कर लेता है, ताकि उसे अब पता नहीं चलता है कि कूड़े कचरे की बदबू आती है या नहीं आती, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इसी तरीके से ये बात नाइजर भी बताना चाहते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में उसका परफॉर्मेंस जो होगा वो कम होगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसका अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ओके, अब देखिए नाइजर ने इसके संदर्भ में एक अभ्यास भी किया है। तो उसके बाद उस उन्होंने क्या किया कि कॉलेज के कुछ छात्र थे, नाइजर ने अभ्यास जो किया था, उन्होंने कॉलेज के छात्रों पर अभ्यास किया, और उन्होंने क्या किया कि छात्रों को मन में कहानी पढ़ते समय छात्रों को बताया, कहानी पढ़ने को कहा, तो कैसे मन में पढ़ने का। ओके, तो मन में छात्रों को कहानी पढ़ते समय प्रयोगकर्ता द्वारा जो भी बाहर ये मान लीजिए प्रयोग करता है, ये सारे छात्र हैं, ये सारे छात्र क्या कर रहे हैं, मन में कहानी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रयोगकर्ता उसी टाइम पर क्या करेंगे, कुछ शब्द यहाँ पर बोलेंगे। अब देखिए असंगत जो शब्द होंगे वो यानी कि उनकी कहानी से रिलेटेड नहीं होंगे, जो कहानी वो लोग पढ़ रहे हैं मन में, उस कहानी से रिलेटेड ये शब्द नहीं होंगे, उसके
उसके बिल्कुल भी ऑपोजिट या फिर उसके अलग, उससे अलग शब्द होंगे जो वो लोग क्या करेंगे, प्रयोगकर्ता सबको सुनाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, शुरुआत में ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो शुरुआत में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो मन में जो कहानी पढ़ते हैं और बाहर से जो भी शब्द आते हैं तो उससे वो उसके कारण उनका जो भी परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनको प्रशिक्षण दिया गया, तो जैसे जैसे अभ्यास करते गए उसके बाद क्या हुआ कि छात्र इन दोनों तरह के कार्यों को अच्छे ढंग से करने लगे। यानी कि एक साथ में दो कार्य साथ में करने लगे। एक साथ वो अपने मन में कहानी भी पढ़ते रहे और बाहर से जो शब्द आते थे उसे भी अच्छे से सुन पाए। ओके, तो ये दोनों काम वो साथ में कर पाए। ये नाइजर ने कॉलेज के छात्रों पर अध्ययन किया और इसका ये रिजल्ट मिला। ओके, तो यही बात नाइजर ने बताई है। फिर सैफन ने, अब आते हैं नाइजर में ही सैफन की बात कर देती हूँ, ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सैफन ने क्या किया 1975 में, ओके 1975 में अपने एक प्रयोग के आधार पर एक तथ्य की संपुष्टि की है। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि अपने अध्ययन में स्पष्ट किया उन्होंने कि अभ्यास से एक महिला जो थी वो टंकण उच्च गति से टाइप, यानी कि टंकण का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं ना उसे हम टंकण कहते हैं। तो जो लिखने वाली बात आती है ना उसे हम टंकण कहते हैं। ओके, तो देखिए जो महिला थी वो उच्च गति से क्या करती थी, टाइपिंग करती थी और उसके साथ साथ क्या करती थी, उसके सामने जो बोले जा रहे जो शब्द थे उसे भी वो सही से बोल पाती थी। यानी कि एक साइड पर वो टाइप करती थी और एक साइड पर उसके सामने जो भी वॉल्यूम आते, शब्द आते थे उसे भी वो सुनकर बोल पाती थी। ये दोनों काम वो क्या करती थी, एक साथ में कर पाती थी। ओके, तो ये सैफन ने अपने अभ्यास में बताया था। कब बताया था, 1975 में बताया था। ओके, आई होप आपको सैफन का भी अध्ययन पता चल गया होगा कि उन्होंने महिला पर अध्ययन किया था। और फिर देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि किसने किस पर अध्ययन किया था, उसका रिजल्ट क्या मिला था। ओके, तो यहाँ पर फिर से मैं बता देती हूँ कि सैफन ने 1975 में एक अध्ययन किया था, एक महिला पर किया था और उसने अध्ययन में किया था जो टाइपिंग करने की जो क्षमता होती है, यानी कि वो उसकी टाइपिंग करने की तीव्रता के साथ साथ वो महिला को जो भी शब्द बाहर से दिए जाते थे उसी शब्दों को वो बोल भी सकती, यानी कि बोले जा रहे शब्दों को सुनकर वो बोल भी सकती थी साथ साथ में टाइपिंग के साथ साथ। ओके, तो ये बात बताई थी सैफन ने। नाइजन ने अभ्यास किया था किसके, कॉलेज के छात्र पर किया था। उन्होंने किस तरीके का अभ्यास किया था, तो छात्रों को मन में कहानी पढ़ने को बोला था और साथ ही में प्रयोगकर्ता द्वारा क्या किया जाता था, वो शब्द दिए जाते थे, असंगत शब्द बोले जाते थे। तो छात्रों को पहले इसके रिलेटेड प्रशिक्षण दिया गया। शुरुआती में छात्र दोनों काम एक साथ अच्छे से नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे प्रशिक्षण दिया गया और अभ्यास उनका अभ्यास चलता रहा, बाद में अभ्यास की चलते हुए लास्ट में क्या रिजल्ट मिला कि अब जो छात्र थे वो दोनों कार्य अच्छे से कर पाते थे, यानी कि कहानी भी पढ़ पाते थे और उसके साथ साथ बाहर से जो शब्द आते थे उनको भी वो अच्छे से सुन पाते थे और याद रख पाते थे। तो ये दोनों काम वो एक साथ कर पाए। ओके, तो ये नाइजर का क्या था, अध्ययन था। फिर मैंने आपको क्या बताया कि नाइजर के जो विचार थे उस विचार से प्रेरित होकर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी अभ्यास किया इसमें और उन्होंने क्या बताया कि हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, असीमित होती है। इसी कारण क्या होता है कि जो हमारी दीर्घकालीन स्मृति में जो भी सूचनाएं होती है, जो भी घटनाएं होती है, उसी याद रखने की क्षमता भी कैसी होती है, असीमित होती है। ओके, तो ये बात आपको न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने भी बताई थी और उन्होंने ये भी बताया कि किसी एक समय में व्यक्ति सूचना की कितनी मात्रा पर ध्यान दे पाएगा, यह बात इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ओके, आई होप आपको नाइजर का जो मॉडल्स है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत रहती तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या तो फिर ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर ज्वाइन होकर आप मुझे वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।